हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने उत्तर मुगल काल के बारे में समझा था। आज के इस नए वीडियो में हम बंगाल विजय यानी बंगाल के इतिहास के बारे में समझने वाले हैं। कैसे कैसे प्लासी का युद्ध होता है, कैसे कैसे बक्सर का युद्ध होता है, क्या क्या कारण रहे, आज इसको विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बंगाल विजय क्या है? यानी मुगल साम्राज्य में आने वाले सभी प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न प्रांत होता है और बंगाल को पृथक रूप से प्रारंभ करने वाला सूबेदार मुर्शीद कुली खां होता है। कौन होता है दोस्तों? मुर्शीद कुली खां होता है। और इसका कार्यकाल जो होता है वो 1717 से 1727 तक चलता है। अगर इस सूबेदार की बात करें दोस्तों तो मुर्शीद कुली खां होता है, मुर्शीद कुली खां, और इसका कार्यकाल 1717 से 1727 तक चलता है। ये वही मुर्शीद कुली खां है दोस्तों जो बंगाल की राजधानी ढाका को मुर्शिदाबाद में स्थानांतरित करता है। क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है कि राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद किसने स्थानांतरित की? तो मुर्शीद कुली खां ने की। क्लियर दोस्तों? तो राजधानी की बात करें दोस्तों तो राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित करता है। क्लियर हो गया होगा दोस्तों? तो बंगाल का सूबेदार कौन होता है? मुर्शीद कुली खां होता है और राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित करता है। और ये मुर्शिदाबाद जो होता है ये भागीरथी नदी के तट पर स्थित होता है ना दोस्तों। फिर अगले सूबेदार के रूप में आते हैं इन्हीं के दामाद। कौन? मुर्शीद कुली खां के दामाद सजाउद्दीन आते हैं। कौन आते हैं दोस्तों? सजाउद्दीन। दोस्तों, इनका कार्यकाल जो होता है वो 1727 से 39 तक रहता है। किनका? सजाउद्दीन। इनके समय में ज्यादा कोई घटना नहीं होती है ना जो हमारे परीक्षा में पूछी जाए। फिर इनके बाद में अगले सूबेदार के रूप में आते हैं सरफराज। कौन आते हैं दोस्तों? सरफराज। इनका कार्यकाल दोस्तों 1739 से 40 रहता है। और एक युद्ध होता है दोस्तों इन्हीं के समय पे, गिरिया का युद्ध। कौन सा युद्ध दोस्तों? गिरिया का युद्ध। इस गिरिया के युद्ध में सरफराज, ये गिरिया का युद्ध होता है जो ये 1740 ईस्वी में होता है। ठीक है दोस्तों? तो 1740 में गिरिया का युद्ध होता है। इसी युद्ध में सरफराज की हत्या कर दी जाती है और बिहार के सूबेदार अलवर्दी खां को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है ना। तो सरफराज की हत्या कौन से युद्ध में हुई? गिरिया के युद्ध में। और गिरिया का युद्ध कब होता है? 1740 ईस्वी में होता है। फिर बंगाल के अगले नवाब के रूप में कौन उभर कर सामने आते हैं? तो अलवर्दी खां आते हैं। अलवर्दी खां। अलवर्दी खां, ये वही अलवर्दी खां है दोस्तों जिसने कहा था कि यूरोपीय एक ऐसी मधुमक्खी हैं जिनको ना छेड़ा जाए तो ये शहद देते हैं और यदि छेड़ दिया जाए तो ये काट काट कर मार देते हैं। ये कोटेशन पूछा जाता है कि इतिहास में किसने कहा? तो किसने कहा दोस्तों? अलवर्दी खां ने इस बात को कहा। तो दोस्तों, अलवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। ये अपना शासन चलाते हैं। अलवर्दी खां की मृत्यु 1756 ईस्वी को हो जाती है। ये निपट जाते हैं, है ना। फिर अब अलवर्दी खां का कोई लड़का नहीं होता है। इनकी 3 बेटियां होती हैं। कितनी होती हैं दोस्तों? 3 बेटियां होती हैं। अब नवाब कौन बने? तो इसमें तीसरी बेटी यानी छोटी बेटी का लड़का जिसका नाम सिराजुद्दौला होता है, सिराजुद्दौला होता है। और इसी को क्या बंगाल का नवाब घोषित कर दिया जाता है। तो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब 1756 ईस्वी को बनता है। इसको अयोग्य शासक के रूप में इनके परिजन देखते हैं, यानी इनकी जो 2 मौसी होती हैं वो अयोग्य शासक इनसे क्या थोड़ा इनका विरोध करती होती हैं, है ना। तो इनको अयोग्य शासक के रूप में ये देखा जाता है। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब
तो इसी की कमजोरी का फायदा उठाते हुए उधर क्या अंग्रेज बंगाल में अपनी शक्ति को बढ़ावा देते होते हैं, इसी की कमजोरी का फायदा उठाते हुए अंग्रेज जो बंदी करते होते हैं। यानी कि बंगाल में क्या होता है दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा क्या होता है, कलकत्ता में ये अंग्रेज किलेबंदी करते होते हैं, किलेबंदी करते होते हैं। और इसी किलेबंदी को रोकने के लिए सिराजुद्दौला अंग्रेजों को बोलता है, लेकिन अंग्रेज इस किलेबंदी को नहीं रोकते हैं और सिराजुद्दौला क्या इस किले पर आक्रमण कर देता है और अंग्रेजों को मात दे देता है, यानी अंग्रेजों पर विजय हासिल कर लेता है। कौन? तो दोस्तों सिराजुद्दौला। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इस पर आक्रमण करने के पश्चात क्या अंग्रेजों को पराजित कर दिया जाता है, किसके द्वारा? सिराजुद्दौला के द्वारा। इस आक्रमण के समय की एक घटना होती है दोस्तों, उस घटना जो हमारे इतिहास में बहुत ही ज्यादा चर्चित होती है, ब्लैक होल की घटना। इसमें एक अंग्रेज होते हैं हॉलवेल के द्वारा बताया जाता है कि सिराजुद्दौला ने इसी समय 14/18 के कमरे में 146 ब्रिटिशों को ये सिराजुद्दौला के द्वारा बंद कर दिया जाता है। जब अगले दिन निकाला जाता है तो मात्र 23 ब्रिटिश जो होते हैं वो जीवित निकलते हैं और शेष क्या मर जाते हैं, है ना। तो इस घटना को किसने बताया? हॉलवेल के द्वारा बताया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? तो हॉलवेल के द्वारा। और इसी घटना को नाम दिया गया ब्लैक होल की घटना, ब्लैक होल की घटना। इसी को दोस्तों काल कोठरी की घटना के नाम से भी जानते हैं, काल कोठरी की घटना। और दोस्तों ये काल कोठरी की जो घटना होती है 20 जून 1756 ईस्वी को होती है। कब होती है दोस्तों? तो 20 जून 1756 ईस्वी को ये घटना होती है। कौन सी? ब्लैक होल की घटना। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं दोस्तों। मुर्शिद कुली खां क्या होता है? बंगाल का सूबेदार होता है। इसका कार्य 1717 से 1727 तक चलता है। राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित करता है और अगले नवाब के रूप में हमें देखने को मिलते हैं सजाउद्दीन, जो इसी का दामाद होता है। इसका कार्यकाल 1727 से 39 तक चलता है। फिर अगले सूबेदार के रूप में हमें सरफराज देखने को मिलते हैं और सरफराज का कार्यकाल जो होता है 1739-1740 होता है। 1740 में गिरिया का युद्ध होता है, उसमें सरफराज की हत्या कर दी जाती है और बंगाल का सूबेदार जो होता है अलवर्दी खां, उसको बंगाल नवाब बना दिया जाता है बंगाल का। बिहार का जो सूबेदार होता है अलवर्दी खां, उसको बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। क्लियर दोस्तों? अब ये अलवर्दी खां अपना कोटेशन कहते हैं ना कि यूरोपीय ऐसी मधुमक्खी हो, है ना, तो इस कोटेशन को पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको बताना उचित समझा। तो फिर अलवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है 1756 ईस्वी में और इनका कोई मतलब लड़का नहीं होता है। इनकी 3 पुत्रियां होती है, इसमें छोटी पुत्री का लड़का जो सिराजुद्दौला होता है उसको अगले मतलब बंगाल का शासक के रूप में बना दिया जाता है और ये इसको अयोग्य शासक मानते हैं वहां के लोग, है ना। जिससे क्या कलकत्ता, जिसकी कमजोरी का फायदा कौन उठाता है दोस्तों? तो अंग्रेज के द्वारा इसकी कमजोरी का फायदा उठाया जाता है और कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा क्या किलेबंदी करना प्रारंभ कर दिया जाता है। और ये बात पता लगती है सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला क्या अंग्रेजों को वहां रोकने जाते हैं, लेकिन अंग्रेज रुकते नहीं। तो इसी किले पर सिराजुद्दौला के द्वारा आक्रमण किया जाता है और अंग्रेजों को बुरी तरह क्या पराजित कर दिया जाता है। और इसी समय दोस्तों एक घटना होती है ब्लैक होल की घटना या काल कोठरी की घटना, है ना। तो उसमें एक ब्रिटिश होता है हॉलवेल, उसके द्वारा बताया जाता है कि सिराजुद्दौला ने 14/18 के कमरे में 146 ब्रिटिशों को बंद कर दिया था। जब अगले दिन निकाला तो मात्र 23 ब्रिटिश जीवित निकले, बाकी सभी क्या डेथ हो गई, यानी सभी क्या मर गए। इस घटना को ब्लैक होल या काल कोठरी की घटना के नाम से जाना जाता है और ये घटना 20 जून 1756 ईस्वी को होती है। तो आप इसको नोट जरूर कीजिएगा दोस्तों, जिससे कि हमारे माइंड में बातें छप जाती हैं ऑलरेडी, है ना। तो आप जैसे नोट कर रहे हो एक प्रकार से सीरियल से इसको नोट कीजिएगा। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों। इस आक्रमण के पश्चात क्या होता है? ब्लैक होल की घटना हो गई, इसमें आक्रमण हुआ। अब क्या इसी समय दोस्तों होती है अलीनगर की संधि। कौन सी संधि होती है दोस्तों? अलीनगर की संधि।
अलीनगर की संधि होती है। और उसके पश्चात दोस्तों हमें देखने को मिलता है प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध दोस्तों? प्लासी का युद्ध, जो 1757 में होता है। अब ये प्लासी का युद्ध कैसे होता है? उधर क्या अंग्रेज लोग यहां से क्या खिसिया जाते हैं, है ना, इनसे क्या सिराजुद्दौला से क्या बदला लिया जाएगा, है ना। तो अंग्रेज क्या करते हैं, एक षड्यंत्र रचते हैं। मतलब इनके जो शासन में जो इनके लोग होते हैं उनको इनके खिलाफ क्या भड़का देते हैं, और वो भी आसानी से भड़क जाते हैं, क्योंकि छोटी लड़की का लड़का होता है ना, अलवर्दी खां की छोटी लड़की का लड़का सिराजुद्दौला होता है, शेष दोनों बड़ी लड़कियां होती हैं। वो ये सोचती हैं कि हमारे लड़के को शासक क्यों नहीं बनाया गया, है ना। तो इनके विरुद्ध क्या वो षड्यंत्र रच लेते हैं। अंग्रेज क्या इनके परिजन जो होते हैं कि मौसी, उनको अपने पक्ष में ले आते हैं, उनके सेनापतियों को भी अपने पक्ष में ले आते हैं। तो देखिएगा कैसे हम इस प्लासी के युद्ध को समझते हैं। तो दोस्तों प्लासी का युद्ध कब होता है? 1757 ईस्वी को होता है प्लासी का युद्ध। इसी समय दोस्तों मीर जाफर, कौन होता है दोस्तों? मीर जाफर, जो सिराजुद्दौला का क्या होता है? सेनापति होता है, सेनापति होता है। अगला दोस्तों इनका साथी होता है राम दुर्लभ। कौन होता है दोस्तों? राम दुर्लभ। ये दोस्तों दीवान होता है उस समय। अगला घसीटी बेगम। कौन दोस्तों? घसीटी बेगम, ये इनकी मौसी होती है, जो अंग्रेजों से मिल जाती है। कौन होती है दोस्तों? इनकी रिलेशन में लगती है इनकी मौसी। देख रहे, मतलब अपनों के खिलाफ हो जाते हैं और दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं ये लोग। घसीटी बेगम क्या मौसी हो जाती इनके खिलाफ। और अमीन चंद, ये कौन होते हैं दोस्तों? तो अमीन चंद ये व्यापारी होते हैं बंगाल के, है ना। और जगत सेठ, ये जगत सेठ कौन होते हैं दोस्तों? ये बैंकर होते हैं। ये सभी लोग सिराजुद्दौला की विपक्ष पार्टी अर्थात अंग्रेजों से मिल जाते हैं और सिराजुद्दौला को ये धोखा देते हैं, है ना। तो सिराजुद्दौला को ये सभी क्या करते हैं? धोखा देते हैं। और इसी प्लासी के युद्ध में दोस्तों क्या होता है? ये प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को होता है। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की जो सेना होती है वो 50,000 होती है, जबकि अंग्रेजों की जो सेना होती है वो 3,200 होती है। लेकिन जो सिराजुद्दौला का जो बड़ा सेना का दल था, ठीक है, जिसका सेनापति मीर जाफर होता है। कौन होता है दोस्तों? मीर जाफर होता है। ये उस दल को प्लासी की लड़ाई में नहीं भेजता है। इन सबके द्वारा सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया जाता है। लेकिन सिराजुद्दौला के 2 सेनापति और होते हैं जो सिराजुद्दौला का प्लासी की लड़ाई में पूरा सहयोग करते हैं या पूरा साथ दे देते हैं, है ना। तो वो 2 सेनापति मीर मदान और मोहनलाल होते हैं। मोहनलाल, ये दोनों सेनापति सिराजुद्दौला का साथ देते हैं, सहायता करते हैं। कहां? प्लासी की लड़ाई में और फाइनली प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला की हार हो जाती है और उसके पश्चात सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है। तो दोस्तों ये था प्लासी का युद्ध, है ना। अब जो ये लोग, जो मीर जाफर जो होता है, ये सेनापति सिराजुद्दौला, ये जो धोखा देता है ना, तो अंग्रेजों के द्वारा बंगाल का नवाब इसको बना दिया जाता है मीर जाफर को, क्योंकि इससे पहले ही ऑफर दिया जाता है कि तुम्हें क्या सिराजुद्दौला का साथ नहीं देना है
हम सिराजुद्दौला को मार करके आपको क्या करेंगे, बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। तो ये लालच में आ जाता है दोस्तों और अपने नवाब का विरोधी बन जाता है। तो अगले शासक के रूप में बंगाल का मीर जाफर आता है। और ये मीर जाफर होता है, ठीक है, ये अंग्रेजों का कठपुतली शासक के नाम से जाना जाता है ना। मीर जाफर को दोस्तों अंग्रेजों का कठपुतली शासक कहा जाता है, कठपुतली शासक कहा जाता है। किसको? तो मीर जाफर को कहा जाता है। फिर इसके पश्चात मीर जाफर का एक दामाद होता है मीर कासिम। कौन होता है दोस्तों? मीर कासिम होता है। मीर कासिम जो होते हैं ये अंग्रेजों से बात करते हैं, जाकर कहते हैं आप हमको क्या नवाब बनाइए, हम आपको मीर जाफर से ज्यादा धन आपको देंगे। तो मीर जाफर के बाद में मीर कासिम को क्या बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। अब ये मीर कासिम जो होते हैं ये राजधानी पहली बात तो मुर्शिदाबाद को मुंगेर में स्थानांतरित करता है। मीर कासिम के द्वारा राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर में स्थानांतरित करते हैं। कहां दोस्तों? तो मुंगेर। तो आप इसको नोट जरूर कीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर में किसने स्थानांतरित की? तो मीर कासिम ने की। जबकि ढाका से मुर्शिदाबाद किसने स्थानांतरित की? तो हमारे वो मुर्शीद कुली खां थे, जो हमने आपको शुरू में वीडियो के शुरू में बताया था, है ना। तो मीर जाफर कठपुतली शासक, है ना। फिर इसके दामाद मीर कासिम आते हैं। ये क्या करते हैं? राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर में स्थानांतरित कर दिया जाता है इसके द्वारा, है ना। तो अब इसके द्वारा जो भारतीय व्यापारी थे, है ना, उनको थोड़ी रियायत दी जाती है। यहां पे मैं लिख देता हूं दोस्तों, इसके द्वारा 2-3 अच्छे काम किए जाते हैं। जैसे भारतीय व्यापारियों को रियायत दी जाती है इसके द्वारा, भारतीय व्यापारियों को रियायत दी जाती है। दूसरा, कर से भी सुधार, कर में भी क्या सुधार किए जाते हैं, कर में भी सुधार किए जाते हैं। इसी बीच दोस्तों हमें एक कांड देखने को मिलता है, पटना का कांड, जो 1763 में होता है। कब होता है दोस्तों? इसी बीच एक कांड होता है पटना कांड। तो इस पटना कांड में दोस्तों क्या होता है, इसमें अंग्रेज अधिकारी एलिस, कौन? एलिस द्वारा बंगाल पर आक्रमण किया जाता है। लेकिन मीर कासिम क्या करते हैं, इस अंग्रेज अधिकारी एलिस की हत्या कर देते हैं, जिससे क्या अंग्रेज मीर कासिम से खिसिया जाते हैं, यानी क्या इनके विरुद्ध हो जाते हैं। और ये पुनः क्या करते हैं, मीर जाफर को फिर से बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। किसको बना देते हैं दोस्तों? फिर से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। तो ये घटना थी दोस्तों पटना कांड। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर देखिएगा। जो मीर जाफर था दोबारा फिर से बन जाता है मीर कासिम। क्या करता? अब दोस्तों पटना कांड से नाराज होने के बाद पश्चात मीर कासिम की जगह पे मीर जाफर को पुनः क्या बंगाल का शासक बना दिया जाता है। तो किसको बनाते हैं दोस्तों? दोबारा कौन? मीर जाफर आ जाते हैं। क्योंकि क्या उधर पटना कांड से अंग्रेज नाराज हो जाते हैं, मीर कासिम क्या कर देते हैं, एलिस की हत्या कर देते हैं, जिससे अंग्रेज क्या करते हैं, मीर कासिम को नवाब की गद्दी से हटा देते हैं और मीर जाफर को पुनः क्या बिठा दिया जाता है बंगाल के शासक के रूप में। क्लियर हो गया वो दोस्तों। अब इसमें क्या होता है, जो मीर कासिम होता है, कौन दोस्तों? ये मीर कासिम वही है जो मुर्शिदाबाद को मुंगेर में स्थानांतरित करता है, राजधानी को, है ना। तो मीर कासिम जो होता है ये इसको भारी बेइज्जती का सामना करना पड़ता है और ये भाग करके अवध में आता है। और अवध के जो वर्तमान में क्या उत्तर प्रदेश है, अवध के उस समय नवाब होते हैं शुजाउद्दौला। कौन होते हैं दोस्तों? शुजाउद्दौला होते हैं। और शुजाउद्दौला के यहाँ पे
केंद्र मुगल शासक शाह आलम द्वितीय आए हुए होते हैं। कौन दोस्तों? केंद्र के जो मुगल शासक होते हैं, केंद्र के मुगल शासक शाह आलम द्वितीय आए हुए होते हैं शुजाउद्दौला के यहाँ पे, और ये मीर कासिम यहीं पे जाता है। तो ये शुजाउद्दौला और जो शाह आलम द्वितीय होते हैं और मीर कासिम, ये तीनों लोग मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ क्या करते हैं? षड्यंत्र रचते हैं। किनके खिलाफ दोस्तों? तो अंग्रेजों के खिलाफ ये षड्यंत्र रचते हैं। और फिर हमें दोस्तों देखने को मिलता है बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध दोस्तों? बक्सर का युद्ध। और ये बक्सर का युद्ध दोस्तों कब होता है? तो ये 22 अक्टूबर, कब दोस्तों? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हमें देखने को मिलता है। और ये वही बक्सर का युद्ध जिधर त्रिगुट सेना अलग होती है और अंग्रेज अपने आप में अलग होते हैं। वो त्रिगुट सेना कौन कौन सी होती है दोस्तों? तो केंद्र की मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की सेना होती है, मीर कासिम की कुछ सेना होती है, और अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सेना होती है। ये तीनों सेना तो त्रिगुट सेना एक साइड में होती है और अंग्रेज क्या एक साइड में होते हैं। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना की जीत होती है और त्रिगुट सेना की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। और यह एक निर्णायक युद्ध होता है जिससे पता चल जाता है कि भारत से अब अंग्रेज नहीं जाने वाले हैं। और इस युद्ध के पश्चात दोस्तों संधि होती है जिसको हम बोलते हैं इलाहाबाद की संधि। इस युद्ध में कितनी संधियां होती हैं दोस्तों? तो इलाहाबाद की 2 संधियां होती है। कब होती हैं? तो 1765 में होती है। एक होती है 12 अगस्त 1765 को और दूसरी होती है 16 अगस्त 1765 को। तो इलाहाबाद की कितनी संधि होती है दोस्तों? 2 संधि होती है। इलाहाबाद की संधि, प्रथम संधि बात करें दोस्तों तो किसके मध्य होती है? अंग्रेजों और मुगलों के मध्य, मुगलों पे मध्य हुई। और ये हुई कब? तो 12 अगस्त 1765 को होती है। 12 अगस्त 1765 को होती है। इस प्रथम संधि में जो मुगलों का क्षेत्र था उड़ीसा, बिहार, ये पूर्णतः क्या अंग्रेजों को दे दिए जाते हैं। तो पूर्णतः बिहार, उड़ीसा, बंगाल, ये क्षेत्र क्या अंग्रेजों को दे दिए जाते हैं। और 26 लाख मुगलों को पेंशन दी जाती है, मुगलों को पेंशन दी जाती है। और इसमें दोस्तों क्या होता है, जो शुजाउद्दौला के जो क्षेत्र होता है इलाहाबाद का, वो मुगलों को दे दिया जाता है। इलाहाबाद को मुगलों को दे दिया जाता है, मुगलों को दे दिया जाता है, दे दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये प्रथम संधि समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों हम दूसरी संधि को समझते हैं। दूसरी संधि कब होती है इलाहाबाद की? तो ये 16 अगस्त 1765 ईस्वी को होती है। कब होती है दोस्तों? इलाहाबाद की दूसरी संधि, द्वितीय संधि, ये 16 अगस्त 1765 को होती है। और किसके किसके मध्य होती है दोस्तों? तो ये अंग्रेजों और अवध के बीच, यानी अवध का नवाब कौन होता है? शुजाउद्दौला
होता है इनके मध्य में दोस्तों क्या होता है, 50 लाख जुर्माना अवध के नवाब को देना होता है। 50 लाख जुर्माना अवध के नवाब को देना होता है और मुगलों को इलाहाबाद सौंपना होता है। किनको? अवध को इलाहाबाद सौंपना होता है। दोस्तों 1765 में अंग्रेजों द्वारा द्वंद्व शासन लागू किया जाता है। 1765 घटना होती है द्वंद्व शासन की घटना। ये बंगाल में लगता है और किसके द्वारा लगाया जाता है? तो दोस्तों क्लाइव के द्वारा लगाया जाता है। जबकि 1772 में किसके द्वारा हटाया जाता है? तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा इसको हटा दिया जाता है। किसको? द्वंद्व शासन को। आप इसको याद रखिएगा दोस्तों, प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि द्वंद्व शासन बंगाल में किसने लगाया? तो किसने लगाया दोस्तों? तो क्लाइव ने लगाया। और हटाया किसने? तो वारेन हेस्टिंग ने हटाया। कब हटाया? तो 1772 ईस्वी में हटाया। तो द्वंद्व शासन 1765 में लगता है कहाँ? बंगाल में द्वंद्व शासन। द्वंद्व शासन लगता है, ये क्लाइव के द्वारा लगाया जाता है। और 1772 ईस्वी में हेस्टिंग्स। तो दोस्तों 1772 में वारेन हेस्टिंग द्वारा क्या? द्वंद्व शासन को हटाया जाता है। जबकि लगाया किसके द्वारा जाता है? तो क्लाइव के द्वारा लगाया जाता है। द्वंद्व शासन दोस्तों होता क्या है? द्वंद्व शासन का मतलब होता है दो शासक होना, है ना। तो द्वंद्व शासन का मतलब होता है दोस्तों दो शासन का होना। एक साइड में क्या? अंग्रेज थे और एक साइड में क्या थे दोस्तों? तो बंगाल के नवाब। अंग्रेजों के पास में पैसा संबंधी अधिकार था। क्या था दोस्तों? पैसा संबंधी अधिकार किसके पास में था? तो दोस्तों अंग्रेजों के पास में था। जबकि क्षेत्र में विकास संबंधी अधिकार या कार्य करवाने संबंधी अधिकार किसके पास में थे दोस्तों? तो नवाब के पास में थे। किसके पास में? तो विकास कार्य संबंधी अधिकार किसके पास में होते हैं दोस्तों? तो नवाब के पास में। लेकिन ये द्वंद्व शासन काफी दिनों तक चल नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि पैसा संबंधी अधिकार तो अंग्रेजों के पास में होता है और विकास संबंधी या कार्य संबंधी अधिकार नवाबों के पास होते हैं। पैसा इनके पास होता नहीं, है ना। तो कार्य और विकास कैसे करें? तो ये ज्यादा दिनों तक नहीं चलता। 1772 ईस्वी में क्या? वारेन हेस्टिंग के द्वारा ये द्वंद्व शासन को समाप्त कर दिया जाता है। और द्वंद्व शासन कब लगता है बंगाल में? तो 1765 ईस्वी को क्या? द्वंद्व शासन बंगाल में लगता है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।